आप सभी का स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग ये जान रहे हैं कि उत्तराखंड जनजाति से संबंधित हमारा जो ये आपका सेशन है, तो इसमें आज हम जानेंगे भोटिया जनजाति के ये बारे में, क्योंकि यहाँ से भी कई बार सवाल दिए जाते हैं। तो देखिए, अभी इससे पहले हमने दो जनजातियों के बारे में विशेष रूप से देखा था। ठीक है, अब वो कौन कौन सी हैं, जरा आप लोग एक बार मुझे कमेंट के माध्यम से आंसर देंगे कि हमने किन जनजातियों के बारे में अब तक ले जान लिया है। ठीक है, हो गया। वो दो हैं, अब ये तीसरे पे हम जानते हैं। वो इसलिए मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ क्योंकि जब इसके बारे में, भोटिया जनजाति के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो हो सकता है कि वहां से कुछ ऐसी वो चीजें होंगी जो कि आपको यहाँ पर रिवाइज होंगी। ठीक है, इसलिए देखिए, ये भोटिया जनजाति के संबंध में हम देखते हैं। तो ये क्या है, किरात वंशी भोटिया एक अर्ध घुमंतु ये जनजाति है। मतलब ये घूमने वाली जनजाति है। ये एक स्थान पर ये रहती है, फिर थोड़े समय रहने के बाद में वो दूसरे स्थान की ओर शिफ्ट हो जाती है। ठीक हो गया। और ये अपने को खास राजपूत ये मानते हैं, और कश्मीर के जो है लद्दाख में भी ये जनजातियां जो होती पाई जाती हैं, और वहां पर इन्हें ये भोटा, और हिमाचल प्रदेश में इन्हें ये भोट के नाम से जाना जाता है, और उत्तराखंड में हम जानते हैं इनको ये भोटिया के ही नाम से। ठीक है, तो ये भोटा और ये भोट दोनों का नाम ध्यान में आपको रखना है। अब हम जानते हैं कि इनका निवास स्थान कहाँ पर है उत्तराखंड में। तो जबकि राज्य के ये पिथौरागढ़ ठीक जिले के ये तिब्बत व नेपाल से सटे सीमावर्ती जो ये क्षेत्र है, ठीक है, जिसे जो प्राचीन समय में ये भोट प्रदेश के नाम से भी ये जानते थे। तो और इन्हें जो है इन क्षेत्रों में भोटिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि देखिए, ये मैप में आपको यहाँ पर ये बना दूं, तो ये जो एरिया है ये पिथौरागढ़ का, आप लोगों ने ये उत्तराखंड का ये मैप जो देखा भी होगा, तो इसमें क्या होता है कि ऊपर ये चाइना है, तिब्बत है। ठीक हो गया। और इस साइड में ये नेपाल है। तो ये जो एरिया है इनका, ये जो है एरिया जहाँ पर ये दोनों की सीमा को ये क्या कहते हैं, ये जो छूते हैं, तो ये जो निवास स्थान है भोटिया जनजातियों का। ठीक है, तो ये बात ध्यान में हमेशा ही रखिएगा, कभी भी पूछा भी जा सकता है। और इनके उपनामों के बारे में भी हम अभी जान लेते हैं, जैसे कि ये मारछा, तोरछा, जोहरी, सौका, धर्म, ये मियाँ और चौदासी। तो इसी ये प्रकार से अन्य इनकी जो है उपजातियां हैं, कुछ उपजातियां ये नीचे आएंगी, जो कि ये भी जो है इम्पोर्टेंट है। ये इसका मतलब ये है कि भोटिया जनजाति की कुछ उपजातियां उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों में भी निवास करती हैं, और वहां पर उन्हें किस नाम से जाना जाता है वो आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो देखिए, अभी हमने ये जातियों के नाम कुछ हमने अभी देखे हैं। तो ये नामों से ये मतलब इन नामों से ये कहाँ कहाँ पर निवास इनका है, तो पिथौरागढ़ में भी है, चमोली में भी है, अल्मोड़ा में भी है, उत्तरकाशी के उत्तरी ये भागों में भी रहते हैं, इस उपनामों से रहते हैं। अगर जहाँ पर सिर्फ भोटिया का ही नाम आएगा तो ऐसे केस में जो है पिथौरागढ़ का आपको नाम हमेशा ही ध्यान में रखेंगे। ठीक हो गया। तो इन ये क्षेत्रों में इनका ये निवास स्थान है, और ये लगभग लगभग अधिकतम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही निवास करते हैं। ठीक है, ध्यान में ये भी रखिएगा आप लोग। और ये लगभग 291 ये गांव में इनका जो है निवास है। ठीक है, तो जो कि हाई एरिया वाले हैं, और मतलब कि ये निचले क्षेत्रों में तो जनरली इनका ये जो है निवास स्थान ये नहीं है। और इनकी यानी कि ये भोटिया जो है ये महा हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये कभी भी इस टाइप का सवाल आपसे अगर दे दे कि कौन सी जनजाति ये महा हिमालय में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, तो ऐसे केस में ऑप्शन आपको सारे लगभग दिए जाएंगे, लेकिन ऐसे केस में जो आंसर आएगा वो भोटिया का ही आएगा, क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया, क्योंकि ये उच्च हिमालय श्रेणी में रहने वाली जनजाति है। चलिए, अब हम देखते हैं कि ये गढ़वाल में ये चमोली में, ठीक है, यानी कि ये गढ़वाल की या चमोली में इन्हें किस नामों से जाना जाता है, या इनके क्या उपनाम है। मारछा और ये जो है ये आपका तोरछा, ये दो नाम जो है ये यहाँ चमोली में उपनामों से जाने जाते हैं। अगर उत्तरकाशी की बात करें तो यहाँ पर ये जाड़, ये भोटिया यानी कि जाड़ ये नाम से ये लोग यहाँ पर निवास करते हैं। कहाँ पर? उत्तरकाशी में। ठीक है, और जबकि ये पिथौरागढ़ के अन्य क्षेत्रों में ये जो है इस उपनामों से ये निवास करते हैं, जो कि है जोहरी और सौका। तो इसका मतलब आप लोगों ने ये तीन ये जिलों के नाम देखे हैं, और यही तीन ये जिले जो है हमारे उत्तराखंड के
यानी उच्च हिमालय रेंज की श्रेणी के ये जिले हैं। ठीक हो गया। तो यानी कि इन्हीं में ये भोटिया जनजातियां जो है अलग अलग उपनामों से निवास करती है। तो यहाँ तक की बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा ये जाड़ ये भोटिया के बारे में जान लेते हैं। यानी कि ये भोटियाओं का ही एक उपजाति है। अब इसके बारे में भी कई बार सवाल दिया जाता है, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जाड़ ये भोटिया जो है ये जाड़ जो है ये भोटिया की ही एक उपजाति है। ये आपसे ये पूछा भी जाएगा, ध्यान में ये भी रखना है। जो कि उत्तरकाशी के उत्तर में भागीरथी ये घाटी नेलांग और जड़ांग ये गांव में जो है निवास करती है। यानी कि भागीरथी की ये घाटियों में इनका निवास स्थान है उत्तरकाशी में। ठीक हो गया। और ये जादूंग इनका ये जो है ये मूल गांव है यहाँ पर। ठीक है, ये भी पूछा जाएगा, तो ध्यान में आपको यहाँ पर रखना है। बस इसमें इतना ही है। एक बार सवालों में ये दिया गया था कि ये जाड़ उपजाति जो है इसकी सामान्य बोलचाल की भाषा क्या है, तो यह है रोम्बा है। जो कि ये गढ़वाल की अपेक्षा तिब्बती के अधिक लिए निकट है, क्योंकि इनका निवास स्थान जैसा कि आप सब जानते हैं कि उच्च हिमालय की रेंज की श्रेणियों में है। तो उस श्रेणियों में है जहाँ का जो बॉर्डर है वो तिब्बत से क्या करता है, वो छूता है। तो आप सभी जानते हैं कि मानव संस्कृति जो होती है वो वहाँ के रहन सहन का उस पर सबसे अधिक प्रभाव जो है पड़ता है। तो इसलिए यहाँ की जो ये भाषा है ये रोम्बा है, जो कि तिब्बत की ये भाषाओं से क्या होती है, ये मिलती जुलती है। ठीक है। तो इतनी चीजें ध्यान में आप लोग यहाँ पर रखिएगा। चलिए, और तो कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। एक आपका ये आता है, ये क्या चीज है, लोहासर। ये बसंत ये पंचमी को और ये वर्ष का जो है प्रथम दिन अभी कल बसंत पंचमी भी ये जो है यहाँ पर थी। तो इस मौके पर ये लोहासर ये त्योहार जो है ये लोग मनाते हैं जाट लोग। वो सूर्यग्रहण यानी कि ये जो है भाद्र माह के 20वें ये दिन से ये दोनों त्योहार जो है ये जाट उपजाति के लोगों के द्वारा जो है ये मनाया जाता है। तो ये कभी आपसे ये नाम अगर दिया जाएगा तो ध्यान रखना कि यह जो फेस्टिवल है, त्योहार है, यह किस जनजाति से संबंधित है। हालांकि और ये जाड़ जो उपजाति है ये अधिक ये परिश्रमी होती है। मतलब ये ढीले ढाले नहीं होते हैं। ये अपने कामों में जो है निरंतर ये जो है लगे रहते हैं। ठीक है। अब एक बढ़ते हैं, एक सौका भी आती है। सौका अभी हमने ये जो है देखा था, जोहरी और सौका। ठीक है। तो यह भी यानी कि भोटिया जनजाति की एक उपजाति है, और जो कि पिथौरागढ़ वो पिथौरागढ़ तथा नेपाल वो तिब्बत की सीमा पर ये जो है इनका ये जो है निवास है। ठीक है। चलिए आगे हम अभी तो हमने कुछ उपजातियों के बारे में देख लिया। अब हम ये मूल रूप से आते हैं कहाँ पर, ये भोटियाओं पर। इनकी अगर भाषा की बात हम करेंगे तो देखिए, हिमालय के तिब्बती ये बदमी जो है भाषा परिवार से संबंधित ये 6 बोलियां लगभग ये क्या करते हैं, इनको आती हैं और ये बोलते भी हैं। ठीक हो गया। तो ये चीजें भी ध्यान में रखिएगा कि कौन सी उपजाति है जो कि 6 बोलियों को जानती है या बोलती है। तो वो है कौन सी है जनजाति? अब जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। ठीक है। अब शारीरिक संरचना की अगर हम बात करें तो शारीरिक संरचना की दृष्टि से ये जो है तिब्बती एवं ये मंगोलियन जातियों के मिश्रण है। अब देखिए, बार बार इस उपजाति में तिब्बती वर्ड जो है आपको आ रहा है। ठीक है। ऐसा मतलब अभी मैंने समझाया ना आपको, क्योंकि इनका जो टचेबल जो सीमा है यानी कि वो जो है तिब्बत से लगी है। तो वहाँ के रहन सहन का, वहाँ की संरचना का, वहाँ के जलवायु वातावरण का प्रभाव जो है देखने के लिए इन पर मिलता है। तो इस वजह से मतलब कि आप लोग इनके बारे में कुछ भी अगर पढ़ेंगे तो वहां पर तिब्बत वाले क्षेत्र का प्रभाव देखने के लिए जो है मिलेगा। ठीक है। इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। आवास की हम बात करें तो यहाँ से कई बार सवाल आया भी है। एक बार सवाल आया है कि भोटिया जनजाति का शीतकालीन आवास जो होता है इसे क्या कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आया भी है। तो बस इसमें इतना है, ध्यान में यहाँ पर रखना है। ठीक है। तो इसे ये गुंडाल या फिर मुनसा के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है। इसका मतलब यह है कि शीत काल जो है जो की शुरुआत होते ही ये अपने ये परिवार एवं पशुओं के साथ में ये गुंडाल या मुनसा में ये आ जाते हैं। जो कि ये इनका शीतकालीन ये आवास है, जो कि चारों ओर से जो होता है ढका होता है। ठीक है। यानी कि सेफ रहने के लिए बर्फबारी से, क्योंकि ये जिस एरिया में रहते हैं वहां पे हमेशा लगभग स्नोफॉल होता रहता है, लेकिन शीत के समय में बहुत ही ज्यादा होता है। अगर हाँ ये परिधान की हम यहाँ पर बात हम करेंगे तो परिधान से इनके संबंध में जनरली कोई ऐसा सवाल पूछा नहीं जाता है। तो ये जो है कॉमन है। तो लेकिन इसमें से एक दो चीजें जो आ सकती हैं वो ये हैं आपको। ठीक है। अंगूठी,
तो अंगूठी लक्षेप के नाम से जानी जाती है, तो ये आपको पूछा जा सकता है। तो 1-2 ये नाम आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, इम्पोर्टेंट है। अब चलिए अब भोजन की बात हम यहाँ पर करेंगे खाद्य की। तो देखिए इनका ये प्रिय भोजन जो है क्या है और ये लोग क्या-क्या करते हैं, ठीक है? तो ये चावल या मंडुआ का ये भात, ठीक हो गया? यानी कि ये मंडुए के लिए भात को कहा जाता है छाकू, ठीक है? और सामान्य रोटी को ये जो भी कहा जाता है कूतो और बड़े आकार की रोटी को कहा जाता है ये पूली, ठीक है? जौ ये मंडुआ, गेहूँ का सत्तू, ठीक है? जिन्हें सिद्दू के नाम से जाना जाता है और ये दाल-सब्जी जो कि ये छामा के नाम से ये जाना जाता है। तो ये सब चीज़ें इनके जो है मुख्य भोजन है। तो एक बार इनके बारे में आपको जानना पड़ेगा, पूछा जा सकता है कि छाकू है क्या? ऑप्शन में आपको दिया जाएगा, तो ये आपका सही माना जाएगा यानी कि मंडुआ का भात, ठीक है? तो ये भी ध्यान में आप लोग जो है इन सबको यहाँ पर रखना पड़ेगा। ये संबंधित है भोटिया जनजातियों से। चलिए आगे हम अब देखते हैं। एक इसमें इनका ये पेय पदार्थ है जिसका नाम है, ये आपको ऐसे कहते हैं लिज्जिया कहते हैं, ठीक है? जैसे आप अगर हम अपनी भाषा में हम बात करें जैसे हम जो है चाय पीते हैं, ठीक हो गया? तो उसी प्रकार से ये इनकी ये जो है चाय होती है। अब इसमें क्या-क्या चीज़ें मिली होती हैं वो देख लीजिए। दूध, मक्खन, चाय पत्ती, नमक और एक वृक्ष की वो छाल, वो गर्म पानी को आपस में वो कर क्या कहते हैं खौलाकर और वो चलती लीड और ये छंग ये जो भी शराब है यानी कि ठीक हो गया। तो एक तो ये चाय के रूप में ये इस पेय को ये लेते हैं, पीते हैं जिसको कहते हैं हजिया और एक ये मदिरा का भी सेवन जो है ये लोग करते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इनकी ये भाषा में छंग, ठीक है? तो ये 2 इनके मुख्य जो है जो एलर्जी के पदार्थ हैं। अब ये ही दोनों ये क्यों हैं? क्योंकि देखिए ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं, ये दोनों ये पेय पदार्थ ऐसे हैं जिसकी वज़ह से शरीर में जो है गर्मी मतलब गर्मी का निर्माण होता है, ठीक है? अब ये ऐसा क्यों? क्योंकि ये उच्च हिमालय श्रेणी की रेंज में रहने वाली जो जनजातियाँ हैं जिन मतलब अपने को ठंड से बचाने के लिए ये इनका सेवन करती है, ठीक है? तो इतनी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक व्यवस्था की हम बात यहाँ पर अब करेंगे। तो इनमें ये पितृसत्तात्मक मतलब कि ये परिवार की जो व्यवस्था होती है यानी कि जो परिवार में जो सबसे मुखिया हो और जो मेल होगा, वही जो है हेड के रूप में माना जाएगा, ठीक हो गया? और ये लोग ये जो परिवार के बुजुर्ग का बहुत ही सम्मान आदर ये लोग करते हैं और संपत्ति का जो ये विभाजन है इनकी, तो ये परिवार के जीवित रहते-रहते जो है हो जाता है। तो ये बात भी ध्यान में यहाँ पर रखना पड़ेगा और स्त्रियों को भी ये पुरुषों के समान ही अधिकार जो है प्राप्त है, जो कि अब वर्तमान में जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। तो ये चीज़ें इन जनजातियों में जो है जो पहले से ही है, ठीक हो गया? तो इतनी चीज़ें ये आपसे पूछी जा सकती हैं कि किस जनजाति में स्त्रियों को भी पुरुषों के समान संपत्ति में अधिकार है। तो ये है आपकी भोटिया जनजाति। इतनी चीज़ें ध्यान में आप लोग यहाँ पर रखेंगे। अगला इसमें जो टॉपिक आता है कि ये शादी संबंधी, ठीक हो गया? तो इनके समय में जो वहाँ जो है शादी संबंधी जो भी रस्में जो होती थी, वो इस रूप में जो है हुआ करती थी कि ये पहले इनमें ये जो है जो रंग-भंग का ये प्रचलन था। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि रंग-भंग ये होता क्या है? तो ये युवा ग्रह ये जो है ये हुआ करते थे, ठीक है? और जो कि ये गाँव के लिए बाहर इनका निर्माण जो है होता था और यहाँ पर जिनको भी वो करनी होती थी यहाँ पे शादियाँ तो वो युवक युवतियाँ जो हैं वो यहाँ पर ये जाते थे और एक-दूसरे से ये लोग मिलते थे। अगर जो भी इनमें से अच्छा जो भी लगता था तो उनसे उनकी शादी जो है वो मतलब पक्की हो जाती थी। उसके बाद में शादी होती थी, ठीक है? तो इतनी चीज़ें ध्यान में यहाँ रखनी है। अगला है कि इनमें एक ये पत्नी का ये प्रचलन है, ठीक हो गया? और ये तथा ये विवाह संबंध जो है ये जो है जो माता-पिता की ओर से ये जो है तय होते हैं। इस रंग-भंग ये वाली प्रथा के जस्ट जो है बाद, ठीक है? और रिश्ता जो है ये जो है प्रायः ये वर पक्ष की ओर से ही ये जाता है, ठीक हो गया? और वैवाहिक जो ये कार्यक्रम हैं, ये शीतकालीन अधिवासों में संपन्न होते हैं और कुछ भूटिया समाज में ये विवाह की 2 ये प्रथाएँ भी देखने के लिए मिलती हैं। कौन-कौन सी हैं? बस फिलहाल नाम आपको ध्यान में रखना है। एक है तत्सत, एक है दामोला। 2 चीज़ें ध्यान में ये रखना है भूटिया के संबंध में। अच्छा और शादी के समय में ये यानी कि ये विवाह के या मांगलिक अवसरों पर भूटिया जनजाति जो है हाथों में रुमाल लेकर ये पोंड़ा नृत्य भी करती है। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार आया भी है। तो इस बार भी कभी भी आएगा तो इसको छोड़ना नहीं है, इम्पोर्टेंट है।
तो आगे हम बढ़ते हैं अगला, और इनमें क्या-क्या चीज़ें हैं। तो देखिए इनमें अब देखिए ये हिंदू समाज से ये संबंधित हैं, ठीक है? जेपी लोग हैं, और ये तथा ये नज़दीकी नाते-दारों से जो न संबंध वो निषिद्ध है, ठीक है? और अपने संबंधियों को ये जो किस नाम से जानते हैं, तो ये स्वरा के नाम से जानते हैं। ये एक बार सवाल में मतलब दिया गया था कि किस जनजाति के लोग अपने संबंधियों को स्वरा के नाम से जानते हैं, तो वो है भोटिया जनजाति, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ये धर्म की हम यहाँ बात करेंगे, तो अभी ऊपर मैंने समझाया, यानी कि ये हिंदू धर्म को ये मानते हैं, लेकिन कुछ उपजातियों ने बौद्ध धर्म को भी अपना लिया है, ठीक है? तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से अब एक लाइन अब नीचे आने वाली है, जो कि अभी जो पीछे 2 जनजातियों का सेशन हुआ है, उससे से मैं इसको कोरिलेट में कर कर आपको मैं समझाऊँगा, पूछूँगा भी। तो भोटिया जनजाति अपनी रक्षा तथा मनोकामना की पूर्ति के लिए भूमियाल देवता ये ठीक है, जगवाला, ये बेलदग, ये जिम, नंदा देवी, दुर्गा और कैलाश पर्वत, द्रोणागिरी, हाथी, ये पर्वत आदि देवी देवताओं की ये पूजा करते हैं, और इनमें से सबसे क्या बोलते हैं प्रसिद्ध देवता है इनके लिए भूमाल, ये देवता, ठीक हो गया? तो भूमाल आदि देवों को प्रसन्न करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, पशुओं की बलि भी देते हैं, ठीक है? तो ये इनके लिए प्रमुख ये देवता है कौन? ये भूमाल देवता। ये एक बार सवाल में आ चुका है, ठीक है? अब किसमें आया है इतना मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये भी उत्तराखंड के किसी सवाल में आया हुआ है, ये किसी मतलब एग्जाम में। तो अब यहाँ से मुझे अब सवाल बताइए, 2 जनजातियों का जो आपका सेशन हुआ है, एक है थारू और दूसरी है जौनसारी। तो जौनसारी लोग जो किस देवता को जो मानते हैं उनका नाम बताइए, और थारू लोग जो है किस देवता को मानते हैं उसका नाम बताइए, यानी कि या फिर जो इनके इष्टतम देवता हैं। और तो उसी प्रकार से ये भोटिया लोगों के इष्टतम जो देवता हैं ये भूमायल हैं। तो ये तीनों के बारे में फिलहाल आप लोग ध्यान में ये जो है रखेंगे। अब मुझे आंसर भी आप लोग जल्दी से दीजिए। थारू और जौनसारी जनजाति लोग किन इष्टतम देवता को मानते हैं? मैंने आप लोगों को सेशन में समझाया होगा। चलिए जब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला है कि भोटिया समाज में ये मृतक जो हो जाता है व्यक्ति, उसकी आत्मा की शांति के लिए एक ये जो गिवन संस्कार जो है अपनाया जाता है, किया जाता है, ठीक है हो गया? और इसके अतिरिक्त कि इनमें हर ये 12वें वर्ष एक जो है कंडाली नामक उत्सव भी मनाया जाता है, ठीक है? तो ये भी सवाल आ चुका है कि कंडाली नामक उत्सव किन जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो ये है भोटिया जनजाति, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है। अब आप लोगों ने क्या आंसर दिया है, तो जल्दी से मुझे मुझे बताइए। जौनसारी का तो महासु देवता है, ठीक है? अब थारू का भी जल्दी से आंसर दीजिए कि थारू के इष्टतम देव या देवता हैं कौन? ये भी मैंने आपको समझाया था। तो ये तीनों के बारे में ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आ जाएगा सवालों में तो फिर बहुत दिक्कत होगी। अगला है आपका मनोरंजन। अब ये भी सवालों में आ चुका है। तो तुबेरा, ठीक है? अगला है बाजू, और तीसरा है ये तिमली, ठीक है? तो आदि इनके लिए लोग ये गीत हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हैं, और ये अपना विशेष वाद्य यंत्र हुड़के जो है ये बजाकर मनोरंजन अपना करते हैं, ठीक है? तो ये भी आ चुका है सवालों में कि ये तुवेरा, बाजू और ये तिमली जो है किस जनजाति से संबंधित है? तो ये लोकगीत भोटिया जनजाति से संबंधित है। अगला है आपकी इकोनॉमी के बारे में हम करेंगे। अब ये आप सभी जानते हैं कि ये उच्च हिमालय श्रेणी में रहने वाली जनजाति है, तो इनकी अर्थव्यवस्था का आधार जो है क्या-क्या होगा, और ये लोग क्या-क्या करते होंगे? तो इनका जो आर्थिक जो जीवन है, ये कृषि और पशुपालन और ये व्यापार और ऊन, ठीक है? तो इनका ये इनकी यही जो है इकोनॉमी है, और इसी पर ये जो है बेस्ड है, ठीक हो गया? और ये पर्वतीय ढालों पर ग्रीष्म काल में सीढ़ीनुमा खेती भी जो है ये लोग करते हैं, और यहाँ पर झूम खेती के ही जैसे एक काटिल विधि से वनों को आग से साफ करके और खेती के योग्य ये लोग जो है बनाते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि झूम खेती है क्या चीज़, ठीक है? ये जनरली झूम खेती नागालैंड और ये पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अपनाई जाती है। अब झूम खेती अगर आप लोगों में से किसी को मालूम है तो एक लाइन में आंसर दो, नहीं तो मैं इन दोनों को ही समझाता हूँ। ठीक इसी झूम खेती की ही जैसे एक ये लोग कार्टिल विधि के माध्यम से खेती जो है जो करते हैं, ठीक है? तो ये अब ये झूम खेती है क्या बताओ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो अगला है आपका ये लोग भेड़, बकरी और ये जीबू आदि ये पशुओं का पालन करते हैं। तो जीबू है क्या? ये गाय के ये प्रकार ही एक जो है जानवर है, गाय के ही जैसी होती है, ठीक है? तो ये पूछा भी जा सकता है ये जीबू का नाम, इसलिए इसका मतलब आप ध्यान में यहाँ पर रखिएगा, ठीक है?
हाँ, ये आपने थारू का नेताजी ने आंसर ठीक दिया है। ठीक 55 और क्या है खरदाबूत। ठीक हो गया, आपने भी सही दिया आंसर। तो झूम खेती वो ये जो है वो जो खेती है कि जंगलों को या वहाँ जो भी झाड़ियों को जो है काट कर और वहाँ पे साफ सफाई करके और उस क्षेत्र में जो है कृषि कार्य जो है किया जाता है और कुछ सालों वो तक जो है कृषि कार्य करने के बाद में उस क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है, जैसा समझ के कि अब यह अनुपजाऊ हो चुकी है। ठीक हो गया। फिर यहाँ से ये थोड़ी दूरी यानी कि अब यहाँ से ये जो है स्थानांतरण ये करके और फिर ऐसा ही ये जो भी स्थान जो है अलग दूसरे क्षेत्र में ये बनाते हैं जंगलों को या झाड़ियों को, फिर वहाँ काट कर और वहाँ पर सफाई करके वहाँ पर खेती बाड़ी वहाँ करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार की जो है ये काटिल विधि वाली खेती जो है ये भोटिया जनजातियों के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो इसमें भी ये लोग वही करते हैं, वनों को झाड़ियों को ये लोग काट के खेती करते हैं और जब तक खेती जो है करते जाते हैं जब तक ये वो जो भूमि है अब वो उपजाऊ मतलब की रहे, और जब उनको लगता है कि अब ये उपजाऊ अब नहीं रही तो वो छोड़ के फिर दूसरे क्षेत्र की ओर ऐसी विधि से खेती करने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें इनके में होती है इस खेती के बारे में। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला कुछ और इसमें ये टॉपिक उतना ये और खास नहीं है। ठीक हो गया, तो इतना इसको हम चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, कोई बात नहीं। अगला है आपका बोक्सा जनजाति। अब ये बोक्सा देखिए, अब ये आपकी चौथी जनजाति है। फिर से इसमें एक लाइन इसमें भी आएगी कि ये बोक्सा लोग जो है किस धर्म को मानते हैं या किस देवी देवताओं को जो मानते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें मालूम आपको होनी चाहिए। और ये बोक्सा जो है अपने को ये जो है क्या मानते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से अभी हमने देखा था कि भोटिया लोग अपने आप को खास राजपूत ये मानते हैं, किरात वंशीय, तो ठीक उसी प्रकार से ये जो है बॉक्सर जनजाति भी है, ये जो है अपने आप को ये पवार राजपूत ये लोग मानते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना आपको। अगला है आपका बॉक्सर जनजाति। ये लगभग 61% लोग जो है नैनीताल, उधम सिंह नगर ये जिलों में ये निवास करते हैं। बाकी जो लोग हैं वो देहरादून और ये पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्रों में ये निवास करते हैं, यानी कि ये गढ़वाल और कुमाऊं के दोनों क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजाति है। ठीक है, और अब तक हमने ये टोटल जो है 3 जनजातियों को अभी लगभग देखा था। तो 3 में जो अभी हमने जो अंसारी जो भी देखी तो ये केवल गढ़वाल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। थारू भी देखी थी, वो केवल जो कुमाऊं में पाई जाने वाली जनजाति है। फिर हमने देखा था भोटिया, तो भोटिया भी जो है उच्च हिमालय श्रेणियों में उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, यानी कि ये भी गढ़वाल और कुमाऊं में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो बोक्सा वाला है ये भी क्या है कि कुमाऊं और गढ़वाल में पाई जाने वाली ये जो है जनजाति है। ठीक है, अब वो देखते हैं कि अब ये जनजाति जो है उत्तराखंड के ये तराई भावर वाले जो भी क्षेत्र है। ठीक है, आप लोगों को मैंने जो भूगोल वाले सेशन में समझाया था उसमें उधम सिंह ये नगर के बाजपुर, गदरपुर, काशीपुर और नैनीताल में रामनगर और ये पौड़ी ये गढ़वाल के दुगड़ा और देहरादून के जो विकास नगर, डोईवाला और शाहजपुर है। तो इन ये विकास खंडों में ये जो है निवास करती हैं। ठीक है, तो और इनमें अगर हम ग्रामों की अब बात करें तो 173 ये ग्रामों में निवास करती हैं। इससे पहले अभी हमने देखा था जिनके बारे में भोटिया जनजातियों के संबंध में 291 गाँव में वो जो है निवास करती हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें बेसिक मालूम आपको होनी चाहिए। आगे हम अब बढ़ेंगे। अब देखिए, अब कुमाऊं के क्षेत्रों में जो नैनीताल और उधम सिंह नगर ये इन क्षेत्रों में जो उनका ये निवास जो होता है, तो तो यानी कि इनमें बॉक्सा का जो पॉपुलेटेड एरिया यानी कि जो पॉपुलेटेड जो क्षेत्र है उनको जो है बुक्साड़ के नाम से जाना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट आ सकता है कि बुक्साड़ है क्या। तो ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, ठीक जिलों के बक्सा बहुल क्षेत्र को बुक्साड़ कहा जाता है और ये अपने आप को ये पवार राजपूत ये मानते हैं। अब शारीरिक संरचना तो इतनी इसमें इम्पोर्टेंट ये नहीं है, तो इसको हम छोड़ छोड़ सकते हैं। और ये अगर भाषा की हम बात करें तो इनकी भाषा कोई विशिष्ट वैसी एक भाषा मतलब कि नहीं है। ठीक है, तो ये जहाँ रहते हैं ये वही भाषा जो है बस ये ये लोग जानते हैं और बोलना शुरू ये लोग कर देते हैं। ठीक है, और अगर हम भोटियों के बारे में हम बात करें तो अभी हमने लगभग देखा था कि वो 6 प्रकार की भाषाओं का उपयोग करते हैं। तो ये बात ध्यान में आप लोग रखिएगा। और ये बॉक्सा के बारे में हम देखें तो इनकी कोई विशिष्ट अपनी मतलब कि इनकी कोई ऐसी विशिष्ट मतलब कि जो बोली नहीं है।
लेकिन ये भोटियाओं की अपनी क्या है कि बहुत सारी विशिष्ट जो है बोलियां हैं, जिनका ये लोग प्रयोग जो है वो लोग अपनी बोलचाल की भाषा में करते हैं। अब सामाजिक व्यवस्था को देखें, इनके सोशल सिस्टम को हम देखें, ठीक है, तो इसमें भी कुछ ज्यादा इसमें खास नहीं है, लेकिन एक दो चीजें हैं वो हम इसमें से देख लेते हैं। तो यह भी क्या है, ये भी जो है पित्त सत्तात्मक इनकी वो व्यवस्था होती है। और यद्यपि संपत्ति का हस्तांतरण जो है ये पिता से पुत्र को ये जो है ना होता है, लेकिन ये बेटी को भी संपत्ति का उत्तराधिकारी माना जाता है। तो समाज में स्त्रियों की इसमें भी उच्च वो स्थिति है, जिस प्रकार से हमने भोटियों के बारे में भी देखा था। तो यानी इन दोनों की बेहद अगर इन दोनों जनजातियों में हम अगर बात करें तो स्त्रियों की जो भी जो राइट्स हैं उनके, वो क्या है, बिल्कुल ये मिले हुए हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी ये इसमें दिक्कत नहीं है। तो सामाजिक ये व्यवस्था कोई इसमें खास भी नहीं है। अब आते हैं धर्म, इसमें इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये बोक्सा जो है यह भी हिंदू धर्म के काफी ये निकट है। और ये निकट का मतलब है कि ये हिंदू ये जो है धर्म से ही संबंधित हैं। और ये लोग महादेव, काली, दुर्गा, लक्ष्मी, राम, कृष्ण आदि देवी देवताओं को ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो पूजते हैं। और काशीपुर की चामुंडा देवी इस क्षेत्र के ये बोक्साओं की सबसे बड़ी देवी मानी जाती है। जब आप लोगों से पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक हो गया। तो ये ध्यान में आप सबको रखना है। चलिए, और तो कुछ इसमें ज़्यादा नाम ऐसा खास नहीं है। अब त्योहार की हम यहाँ पर अगर बात करें तो इनके लिए जो है त्योहार भी जो है नॉर्मली हैं, तो ऐसा कुछ ये विशेष इसमें भी है नहीं। तो इसमें से भी कोई ऐसा सवाल अब तक तो आया नहीं है। अगला है इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो वो यानी कि अर्थव्यवस्था की बात हम इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, कि ये पहले इनका आर्थिक जो जीवन था वो जंगली लकड़ी, शहद, फल फूल और जो कंद, ये जंगली जानवरों का शिकार, वो मछली पर आधारित था। ये पहले की व्यवस्था ऐसी थी। लेकिन अब क्या है कि ये कृषि, पशुपालन और ये दस्तकारी अ, ये इनके आर्थिक जीवन के मुख्य ये आधार हो गया है, ठीक है। तो अब ये लोग ये पशुओं का पालन भी ये लोग करते हैं। और इनमें जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है कृषि की वाले कार्य में, लकड़ी में, लोहे वाले काम में, मकान बनाने में, मतलब सभी कामों में अब इनके जो लोग हैं वो मतलब कि ये भाग वो लेते हैं, जानते हैं, ठीक है। अब अगर भोजन की हम बात करें तो इनका जो प्रिय ये भोजन है, अब वो क्या है, मछली और चावल, ठीक है। और यही आपका वेस्ट बंगाल के क्षेत्रों में भी है, ठीक है ना। तो इसके जो है अतिरिक्त में ये लोग मक्का, गेहूं की रोटी, दूध दूध और दही का प्रयोग भी ये लोग करते हैं। तो इतनी चीजें इंपॉर्टेंट, बाकी और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि इनकी कुछ राजनीतिक अगर व्यवस्था की हम बात करें तो राजनीतिक ये व्यवस्था है क्या चीज। इसमें केवल दो तीन पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि बोक्सा समाज की सबसे छोटी जो इकाई है परिवार है। हालांकि ये सभी में यही होता है, लेकिन इसमें विशेष रूप से जो ये लिखा गया है, तो ये फैमिली को इनके मतलब सबसे छोटा ही जहाँ पर माना गया है। और कई परिवारों को ये मिलाकर एक बोक्सा गांव का निर्माण होता है, जिसे मजरा के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट आ सकता है। और ये अपने गाँव के ये जो है विवादों को निपटाने के लिए इनकी एक समिति होती है। जिस प्रकार की समिति एक जोनसारियों में थी, कौन सी थी, नाम मुझे बताओगे अभी, ठीक है। तो अब उस ये गांव के जो मुखिया होता है उसे प्रधान के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में आप लोग इसको रखना। तो जल्दी से अब मुझे आंसर दो जो मैंने अभी आप लोगों से यहाँ पर पूछा है। जो अंसारियों में छोटे मोटे ये विवादों के लिए कौन सी समिति है, क्या कहते हैं उसे, बताया था मैंने। जो अंसारियों में एक उनकी वो समिति है, होती है। तो और बाकी जो भी चीजें इसमें कोई ये बेसिक नहीं है। और नैनीताल, उधम सिंह, ये नगर आप अगर इन जिलों में देखोगे तो बोक्सा परिषद की भी स्थापना है, ठीक है। जहाँ पर मतलब कि इनकी विकास के लिए इस परिषद के लोग जो है काम करते हैं। तो इतनी चीजें ये इसमें इम्पोर्टेंट है। तो अगला जो आएगा आपका राजी जनजाति, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग अपना अपना आंसर दे दीजिए जो मैंने पूछा है आप लोगों से अभी। तो राजी जनजाति के लिए बारे में देख लेते हैं। अब यह भी देखिए, इसके बारे में कई बार सवाल आ चुका है। राजी जनजाति आप सभी जानते हैं, इन्हें वनराउत के नाम से भी जाना जाता है। और ये जनरली जो है जंगलों में निवास ये करने वाली जनजाति ही माना जाता है, ठीक हो गया, ठीक है। और काष्ठ शिल्प में यही लोग मैक्सिमम जो है लगे भी हुए हैं। आप लोगों को जब संस्कृति वाले सेशन में मैंने जो है काष्ठ शिल्प वाला मैंने आप लोगों को सेशन जो पढ़ाया था,
बताया भी था मैंने उसमें कि इसमें जो है राजी जनजाति लोग इसमें ज्यादा ये लगे हैं, क्योंकि जंगलों में ये निवास है। जंगलों में होता क्या है, वहाँ पेड़ होते हैं, लकड़ी होती है, तो उससे ये लोग जो है ये काष्ठ शिल्प में निपुण हो चुके हैं। ठीक है। हाँ, खुमरी है उसका नाम। ठीक है, खुमरी समिति जो अंसारी जनजातियों में। तो देखिए, राजी की बात हो रही है, तो अब ये कहाँ रहते हैं, तो ये भी मुख्यतः जो है पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला, कनाई, छीना, डीडीहाट, ये इन विकास खंडों में इनका जो है निवास है। और लगभग 7 गांव में ये जो है निवास करते हैं। और कुछ संख्या में ये क्या चंपावत और ये नैनीताल के क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ठीक हो गया। और ये लोग जो है प्राचीन काल से ही जंगलों में निवास करते हैं। आज भी आप लोग, अगर आप लोग देखोगे ये हिली वाले एरियाओं में, जंगलों में, तो ये इनका निवास स्थान है। और ये लोग जो है अपने को हिंदू ही मानते हैं। और ये जो है जो किस राजपूत के अंडर में ये अपने आप को ये लेते हैं, तो रजवा राजपूत। अभी हमने इससे पहले ये बोक्सा जनजाति के बारे में देखा था, तो वो किस राजपूत को के भीतर में वो अपने आप को वो मानते हैं, तो वो मानते हैं अपने आप को ये पवार राजपूत में। ठीक हो गया। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में यहाँ पर रखनी है। उससे पहले अगर हम भोटियाओं की बात करें, तो वो अपने आप को खास राजपूत की श्रेणी में मानते हैं, जो कि किरातवंशी है। तो अगला है इसमें बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, अब इनको इन उपनामों से भी जाना जाता है। ये बनौत, ये बनरौत, बनराउत, बनरावत, जंगल का ये राजा। तो ये सभी नाम इनके ये हैं, क्योंकि इनका जंगलों से ही इनका ये वास्ता है, और सदैव से ये लोग जंगलों में ही निवास इनका रहा है। ठीक है। शारीरिक अगर गठन की बात करें, तो ये इतना इम्पोर्टेंट वैसे नहीं है, तो चलिए इसको छोड़ देते हैं। अगर भाषा की हम बात करें, तो अब इनकी भाषा तिब्बती और संस्कृति भाषा की, इनकी जो लैंग्वेज में संस्कृत और ये तिब्बती भाषा का मिला जुला स्वरूप जो है मिलता है। किंतु मुख्यतः यह है, ये जो है ये क्या है, मुंडा बोली को ये लोग उपयोग में लाते हैं। तो इनकी आपस की ये बोली है जिसको कहा जाता है मुंडा बोली। ठीक हो गया। वस्त्र, आवास और भोजन। ठीक है। तो राजी जनजाति के जो लोग हैं, पुरुष हैं, ये धोती, अंगरक्षा और ये पगड़ी आगे चीजें ये मतलब कि ये लोग लेते हैं, पहनते हैं, और चोटी भी रखते हैं। ये उनकी जो है बनावट है। ठीक है। और बाकी चीजें तो नॉर्मल है, कोई नहीं। चलिए, तो अगला है आपका कि पहले ये लोग जो है वनों में निवास जो है जो ये लोग करते थे, लेकिन अब ये झोपड़ियों में निवास ये लोग करने ये जो है लगे हैं। पहले ये लोग जंगलों में, यानी कि जो है गुफाओं में, अन्य वाले स्थानों में ये लोग रहते थे। अब धीरे धीरे क्या है, झोपड़ियों का ये निवास ये करके रहते हैं वहां पर। ठीक है। तो इन आवासों को, तो अपने इन जो है जो आवासों को तोड़ा के नाम से जाना जाता है। तो ये पूछा जा सकता है। ठीक हो गया। अभी एक मैंने सवाल आप लोगों से पूछा था कि उस जनजाति का नाम मुझे बताओ, जिनका शीतकालीन जो आवास है वो है गुंडा या फिर मुंसा। ठीक है। तो उसका नाम मुझे बताओ। तो उसी स्वरूप में राजी जनजाति जो है, इनका जो आवास है झोपड़ियों का, उसे तो तोड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इतनी चीजें सब आप लोग ध्यान में रखेंगे, तो इतनी चीजें आप लोगों को याद मुझे लगता है कि अब हो भी गई होंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सामाजिक व्यवस्था की हम बात करें, सोशल अगर सिस्टम को, कि ये विवाह जो है इनमें दो परिवारों के बीच में समझौता के रूप में होता है। ठीक हो गया। और विवाह से अगर पहले की बात करें, तो सांग ये जांगी वो ये पिंठा संस्कार जो है अपनाया ये जाता है। और बच्चों का ये विवाह जो है ये प्रायः जो है कम छोटी सी उम्र में ही कर दिया जाता है। ठीक है। बस इसमें इतनी ही चीजें आपको ध्यान में यहाँ पर जो है रखेंगे। यानी कि ये बात हो रही, लेकिन की जो जंगलों में निवास करते हैं राजी जनजाति की। ठीक है। अब देखते हैं, अब इनके देवताओं को देखते हैं। हमने जिस प्रकार से बाकी देवी देवताओं के जनजातियों के देवी देवताओं को हमने जाना था, उसी प्रकार से इस इनके में इम्पोर्टेंट है, एक है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बागनाथ। ठीक है। तो धर्म और ये विश्वास, तो हिंदू धर्म को ये लोग मानते हैं, और ये बागनाथ, मल्लोट, गणनाथ आदि देवी देवताओं की ये लोग पूजा अर्चना भी करते हैं। और इनके प्रमुख देवता जो है ये बागनाथ है। ठीक हो गया। इंपोर्टेंट है। तो अब ये सारे जितने भी जनजातियां हैं, इनके बारे में सभी इनके जो अपने इष्ट देव हैं, देवता हैं, आपको सबके नाम मालूम होने चाहिए, क्योंकि वहां पर कभी भी मैचिंग मिल जाए, फिर सिंपल वे में आपको, सिंपल लाइन में आपको सवालों में दिया जा सकता है। ठीक है। तो कोई अब इसमें दिक्कत तो नहीं है फिलहाल, मुझे लगता है आप लोगों को। तो इस सेशन को दोबारा से आप लोग लगभग देख लेना, समझ लेना।